हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का आज वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं C9 का। देखिए BCC9 जो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन जो होता है आपका, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए इससे पहले हम BCC8 का डाल दिए थे जो नॉलेज एंड करिकुलम है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे जाके आप सर्च कीजिएगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन 2022 नॉलेज एंड करिकुलम आनंद राज लिखिएगा तो आ जाएगा, समझे। तो चलिए BCC8 डाल दिए थे। आज हम क्योंकि 28 तारीख से आपका एग्जाम है तो आप लोग ऑथेंटिक क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आने की संभावना है, समझे। तो चलिए हम आज BCC9 का देखेंगे। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, किन्हीं लोग को नोट्स चाहिए, सभी पेपर का बहुत कम पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576002401 पर। तो आपको बता दीजिएगा कैसे पेमेंट करना है। 9576002401 पर आपको व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप करके आपको नोट्स मिल जाएगा, PDF फॉर्म में मिल जाएगा, समझे। और बहुत कम पेमेंट करके मिल जाएगा, समझे। तो आइए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, जिसे PPU बोलते हैं, समझे। पहले मगध था, 18 में होकर पाटलिपुत्रा हो गया। सेशन आपका 20-22 हो गया। BCC9 असेसमेंट फॉर लर्निंग सेक्शन आपका क्या हो गया। इसमें 3 सेक्शन का क्वेश्चन आता है। पहले उससे पहले बता देते हैं आपका कै नंबर का पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर होता है। 36 पर पास है, कम से कम आपका थ्योरी में 80 में 36 नंबर चाहिए, समझे। और कितना घंटा टाइम मिलता है, तो 3 आवर टाइम मिलता है, समझे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो आपका C8 में भी बताए थे 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका जो सेक्शन आएगा वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है। सेक्शन B जो रहता है आपका लघुत्तरीय रहता है, जो 5 नंबर का रहता है। दीर्घोत्तरीय आपका 10 नंबर का रहता है। और ऑब्जेक्टिव आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, आपका कै नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का रहता है, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन A में आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, समझे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है। आकलन और मूल्यांकन आप पढ़ ही लीजिएगा अच्छा से, समझे। आपके लिए क्या है कि बहुत VVI क्वेश्चन है, समझे। आकलन मूल्यांकन क्या कीजिएगा कि आप पढ़ लीजिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आकलन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ ही के जाइएगा, आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो आकलन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। बहुत यानी आपका असेसमेंट और इवोल्यूशन जो होता है अच्छा से पढ़ लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की महत्व की चर्चा करें। यानी बहुत VVI क्वेश्चन ये भी है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, और ये सतत व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, समझे। बहुत VVI क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान परीक्षा या प्रचलित परीक्षा प्रणाली के मुख्य दोष कौन कौन से हैं, इन्हें दूर करने के प्रभावी सुझाव दीजिए। यानी अभी जो वर्तमान समय के जो परीक्षा प्रणाली है, जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है, उसमें कौन कौन से दोष है, इसको दूर करने के प्रभावी सुझाव दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है आपका कि अधिगम को परिभाषित करें। अधिगम के कौन कौन से आयाम है, व्याख्या करें। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी दे देगा संज्ञानात्मक आयाम को आकलन कीजिए, समझे। या भावात्मक मतलब भावात्मक अधिगम होता है, उसका आकलन कैसे कीजिएगा, समझे। या आपका मनोक्रियात्मक आकलन, यानी आपको इसमें से अलग छांट कर भी दे देता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। यहाँ पर आपका कह रहा है कि अधिगम को परिभाषित करें। अधिगम के कौन कौन से आयाम होते हैं, इसमें दे देगा कि संज्ञानात्मक अधिगम के मतलब आयाम को क्या करें कि आकलन करें। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसी में से आपको लिखना है। इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है अधिगम को परिभाषित करें। अधिगम में कौन कौन से आया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी आकलन में शामिल अधिगम के सभी क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, मनोक्रियात्मक, कॉग्निटिव, आपका इफेक्टिव और आपका जो साइकोमोटर आपका जो है, समझे। तो ये तीनों को आपकी अवधारणा को अवगत कराना है, समझे। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर कि सेमेस्टर प्रणाली क्या है, वर्णन करें। यानी सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है, उसका वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का वर्णन करना है, समझे। यानी अधिगम के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन दे दे, अधिगम को ही सीखना कहते हैं। और अधिगम का आकलन ही सीखने का आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। और अधिगम का आकलन करने का मतलब क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, समझे। तो लिख दिए। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ऑनलाइन परीक्षा, ग्रेडिंग पद्धति यानी ग्रेडिंग सिस्टम, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, ऐसी को हम लोग कहते हैं।
फीडबैक कहते हैं। फिर अगर प्रश्न बैंक जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें से 2 पर किसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 8वां क्वेश्चन है कि एक अच्छे आकलन उपकरण कौन कौन है, इनकी विशेषताओं को बताइए। यानी एक अच्छा आकलन उपकरण कौन कौन है और इसकी विशेषता को बताइए, समझे। ये देख लीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा में आप देख लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या उसको कहते हैं कि जो माध्य माध्यिका बहुलक निकाला जाता है, उसको आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है, समझे। इसमें क्या होता है, आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, निष्कर्ष और मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या है, अधिगमकर्ता प्रोफाइल क्या है, और ग्रेड परिणामन और प्रोन्नति क्या है, तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा, समझे। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझे। इसमें आपका 4 क्वेश्चन लिखना रहता है, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बहुत जरूरी है। पहला है कि CBCS का पूरा नाम आप जानते हो। CBCS का होता है चूज बेस्ट क्रेडिट सिस्टम होता है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो आपका जो सब्जेक्टिविटी है, यानी व्यक्तिनिष्ठता है, वो क्या है आपका, ये अच्छे परीक्षण की क्या है, विशेषता नहीं है, समझ गए। तो इसका आंसर 2 का हो जाएगा, बी नंबर, समझे। आपका वस्तुनिष्ठता, मानक, वैधता, ये सब अच्छा परीक्षण की विशेषता होता है। 2 नंबर जो नहीं है। तीसरा है आत्म संप्रत्यय डैश अधिगम का तत्व है, तो आपका भावात्मक अधिगम का तत्व है, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आपका भावात्मक हो जाएगा, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि पृष्ठ पोषण योगात्मक मूल्यांकन, देखिए पृष्ठ पोषण अनिवार्य नहीं होता है, आपका संरचनात्मक का होता है, समझे। इसीलिए क्या हो गया, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट इवोल्यूशन का होता है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये आपका असत्य है, चौथा असत्य हो गया। 5वां कह रहा है कि प्रदत्त का डैश मूल्यांकन का उदाहरण, तो ये आपका संरचनात्मक मतलब मूल्यांकन का उदाहरण है, यानी इसका संरचनात्मक हो जाएगा। अगला है सहसंबंध का मान हमेशा आपका -1 से +1 होता है, समझे। सहसंबंध का मान हमेशा क्या होगा, -1 से आपका +1 होगा। अगला है विचलनशीलता की माप क्या होती है, तो जो SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन होता है, वो विचलनशीलता की क्या होती है, माप होती है। 7वां क्वेश्चन निम्न आंकड़े का बहुलक, तो बहुलक मतलब जो सबसे बार रिपीट होगा जो संख्या, वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिशांक यानी परसेंटाइल डैश माध्यिका के बराबर होता है, तो आपका 50 माध्यिका के बराबर होता है, यानी 50 मीडियन के बराबर होता है। अगला है समस्या स्थान डैश अधिगम का घटक है, तो संज्ञानात्मक अधिगम का क्या है, घटक है, समझे। ये आपका हो गया। ऐसे ही हम C10 का 11 और मेथड का डाल देंगे। 2 से 3 दिन में आपका सब हो जाएगा, क्योंकि 28 आपका एग्जाम है, समझे। थैंक यू।